नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म धैर्य पे स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि संवैधानिक विकास की सीरीज पर आज आज का जो टॉपिक है वो हमारा 1833 का चार्टर्ड एक्ट। 1833 का चार्टर्ड एक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये एक ऐसा एक्ट था जहां पर ब्रिटिश जो क्षेत्र थे भारत के अंदर उसको केंद्रीय करने का सबसे बड़ा सफल प्रयास 1833 का चार्टर्ड एक्ट था। इस वजह से हम लोग 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट है ये महत्वपूर्ण आपके लिए इसी वजह से हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर कोई ना कोई उठा लेता है आयोग। इस वजह से आज हम आपको समझाने वाले हैं कि 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट है वो क्यों पास हुआ। सबसे पहले हम लोग स्टोरी पर नजर रखते हैं क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में आप लगातार देख पा रहे हैं कि जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है और क्वेश्चन को कई रूपों में बदल करके उसको पूछे जाने की नीति अपनाई जा रही है क्योंकि कंपटीशन के तौर पर क्वेश्चन वही होते हैं मगर कुछ नंबर ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं 2 4 5 जिसमें आपका सिलेक्शन रुक सके। जो बहुत चुनिंदा बच्चे होते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं वही सारा कर पाते हैं। तो आज हमें वन लाइनर की सारे फैक्ट को खत्म करना है। हाँ, हमें सिर्फ पहले कहानी पढ़नी है और कहानी से भी कभी कभी हम लोग आंसर आसानी से देना सही होता है, आसानी से दे पाते हैं। इसी वजह से आज हम लोग 1833 के चार्टर्ड एक्ट को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट पास हुआ था उसका कारण क्या था, उसके पीछे क्या रीजन थे। तो 1833 का जब चार्टर्ड एक्ट पास हुआ था उसके पीछे जो रीजन थे वो सबसे बड़ा रीजन था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई थी। और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि भारत कच्चे माल का सबसे बड़ा क्षेत्र था जहां से कच्चा माल को लेकर के इंग्लैंड पहुंचाया जाता था और इंग्लैंड में उसका जो है पुनः निर्माण किया जाता था और सस्ते दामों में पूरे राष्ट्र में बेचा जाता था जिससे उनको फायदा ज्यादा होता था। और भारतीयों के जो छोटे छोटे कारोबार थे, उद्योग थे, वो सारे नष्ट हो चुके थे। भारतीयों की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से चरमरा चुकी थी। इस वजह से क्या हुआ कि अब जो कच्चे माल के क्षेत्रों को इंग्लैंड तक पहुंचाना है उसके लिए भारतीय विरोध करेंगे, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भी विरोध करेगी। उसके लिए क्या करेंगे तो उन्होंने कहा कि अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी केवल बंगाल के गवर्नर के रूप में स्थापित है, अब हम उस गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश प्रांत जो ब्रिटिश भारत के अंदर जितने क्षेत्र आते हैं उन सब के लिए हम केंद्रीकृत करना चाहते हैं, केंद्रीय सरकार का प्रावधान करना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने ये चार्टर्ड एक्ट पास किया और केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बंगाल की सारी शक्तियां अब भारत के रूप में परिवर्तित हो गई। वही चीज आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट है हमारे पास, पहला पॉइंट है कि जो गवर्नर जनरल होता था, आपको पता होगा कि गवर्नर फिर गवर्नर जनरल मतलब बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर, फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और तब भारत का गवर्नर जनरल। तो आपको पता होना चाहिए कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल का पद है ये क्या कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया और समाप्त करने के बाद अब एक भारत का गवर्नर जनरल होगा, ना कि बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी विधायी शक्तियां थी, जैसे लेजिस्लेटिव जो पावर्स थी, वो सारे क्षेत्रों से हटाकर गवर्नर जनरल के हाथों थोप दी गई और ये भारत का एक गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब ये पता करेंगे कि भारत के गवर्नर जनरल के पद पर कौन बैठे। तो भारत के गवर्नर जनरल के पद में जो बैठे उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्या नाम है दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इनको पद दिया गया भारत के गवर्नर जनरल के रूप में। जब ये यहाँ आए थे तो ये गवर्नर जनरल बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में सुशोभित हुए जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। परंतु इस चार्टर्ड एक्ट के प्रावधान के अनुसार बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस वजह से अब भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने।
अगला पॉइंट, ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में, मतलब जिन जिन क्षेत्रों में ब्रिटिश का कब्जा रहा उन सारे भारतीय क्षेत्र में पूर्ण नियंत्रण गवर्नर जनरल को दे दिया गया है। गवर्नर जनरल के पास पहुंच गया। अब भारत के गवर्नर जनरल के पास जो नागरिक जो सैन्य शक्तियां निहित हो गई, पूर्ण रूप से पहले ऐसा नहीं था। अब अगला पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं ना सभी लोगों को। अगला पॉइंट है कि गवर्नर जनरल को पूरे भारत में, मतलब पूरे भारत में, भारत की बात हो रही है, जहां पर विधायिका की असीमित अधिकार दे दिए गए। इसका मतलब यह होता है कि कानून बनाने की जो शक्ति है, और पहली बार नए कानून बनाए गए। इस चार्टर एक्ट के तहत जो बनाए गए कानून होंगे, उनके पीछे वाले कानूनों को नियामक कानून, अब जो नए कानून बनेंगे उन्हें अधिनियम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उन्हें अधिनियम का सीमित अधिकार दे दिया गया, और अब बनाए गए नए कानून को अधिनियम कहा जाने लगा, और पुराने बनाए गए कानून को क्या कहा जाता था? नियामक कानून कहा जाता था। अगला पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से जो व्यापारिक शक्ति छीन लिया गया, अब जो उनके हाथों में जो व्यापारिक शक्ति थी उसको पूर्णतः क्या कर दिया गया? छीन ले लिया गया। अब व्यापारिक शक्ति छीन लेने का मतलब होता है, एक पॉइंट मैं यहाँ पर लिखने के लिए भूल गया हूं, आप लोग लिख लीजिएगा कि जो चाय और चीन के साथ जिस तरह से व्यापारिक संबंध को कायम रखा गया था 1833 के चार्टर एक्ट में, यह प्रावधान सम्मिलित था। और अब यह 1833 का जब चार्टर एक्ट पास होगा तो वहां से चीन और चाय के साथ जो व्यापारिक संबंध बनाए रखा गया था उसको अब समाप्त कर दिया जाएगा इसी चार्टर एक्ट के तहत। इसके बाद जो उसके पास व्यापारिक शक्ति है छीन ली जाएगी, और केवल अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक क्या बन जाएगी? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाएगी, प्रशासनिक इकाई बन जाएगी। इसके बाद जो सिविल सेवकों का जो चयन होता था, ठीक है, वो ओपन कंपटीशन का आयोजन किया गया, और मतलब प्रयास किया गया इसमें, ना कि इसको आरंभ किया गया। ये आप याद रखें कि जब भी कभी क्वेश्चन यदि पेपर में पूछा जाए कि यह बताओ कि सिविल सेवा के चयन प्रतियोगिता के लिए पहली बार किस चार्टर एक्ट के तहत प्रयास किया गया, तो आप बताएंगे 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इसके बाद आपको पता होगा कि 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसमें हमारे गवर्नर जनरल की परिषद में 4 मेंबर्स होते थे, और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया तो 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। परंतु ये 1833 के चार्टर एक्ट में एक बार फिर चौथा सदस्य जोड़ा गया। कौन सा सदस्य जोड़ा गया? चौथा सदस्य जोड़ा गया, और वो सदस्य अब कानून विशेषज्ञ होगा। और कानून विशेषज्ञ का मतलब होता है कि भारत में जो कानून बनाने की जो विधि होती है उसको भी ये लागू करेगा, और ये करने वाला पहला व्यक्ति था लॉर्ड मैकाले। ये लॉर्ड मैकाले को कानून विशेषज्ञ भारत में बनाया गया चौथे सदस्य के रूप में, और अब विधि आयोग की नियुक्ति कर दी गई। भारत में कानून बनाने की जो शक्ति है, जो कानून के नियमित रूप से चला सके, वो उसके लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया, नियुक्त की गई। इस प्रकार से 1833 के चार्टर एक्ट में जितनी भी विशेषताएं रही, जो प्रोविजन रहे, वो सारे प्रोविजन हमने बताने की पूर्ण रूप से कोशिश की है दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग हर चार्टर एक्ट को आसानी से हमारे वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। इससे बेहतर आपको समझाने का कोई ऐसा अध्यापक आपको जल्दी नहीं समझ में आएगी इस बातें, क्योंकि बहुत ही एक कठिन टॉपिक है जिसका समझना बहुत आसान नहीं है, और मैं बहुत सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूं। इसलिए आप कोशिश करो कि इस चीज को समझने की। ठीक है, तो फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।